हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे फ्योल जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की या 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। इस टॉपिक पे मैंने पहले भी 2 वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैंने करंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो प्लीज़ आप उन दोनों वीडियोस को भी देख लीजिएगा। और जिन टॉपिक्स को मैंने उन प्रीवियस वीडियोज़ कवर नहीं किया है उन टॉपिक्स को मैंने यहाँ पर कवर किया हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा पहला प्रिंसिपल है आज का, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्केलर चेन। स्केलर चेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पहले भी कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स में पूछा गया है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्केलर चेन। हम बड़े आराम से डिफाइन कर सकते हैं दैट स्केलर चेन इज अ चेन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो अथॉरिटी की चेन होती है, जहाँ पे जो चेन में सबसे ऊपर होता है वो क्या होता है, वो सुपीरियर होता है, और जब सबसे नीचे होता है वो क्या होता है, वो सबऑर्डिनेट होता है। उस चेन को क्या कहते हैं, उस चेन को कहते हैं स्केलर चेन। ठीक है, और अगर ये स्केलर चेन है, अथॉरिटी का फ्लो मैंने क्यों कहा, क्योंकि इस चेन को देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया कि ए विल गिव द इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर टू बी विल गिव द इंस्ट्रक्शन ऑन ऑर्डर टू सी, और सी क्या करेगा, डी को देगा, और इसी तरह डी भी क्या करेगा, ई को ऑर्डर से इंस्ट्रक्शन इशू कर सकता है। तो यहाँ पे अथॉरिटी का फ्लो टॉप टू बॉटम होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो उल्टा होता है, दैट इज बॉटम टू टॉप की ओर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह मैं एक विंग और बना लेता हूँ जहाँ पे एफ जी एच एंड आई। तो दिस इज व्हाट दिस इज स्केलर चेन। और हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या कहता है, हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन है वो कहता है कि वेन एवर एनी इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन इज टू बी टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन तो डैट मस्ट फॉलो द स्केलर चेन। अगर ऑर्गेनाइजेशन में किसी कम्युनिकेशन का फ्लो होना है तो उसको स्केलर चेन को फॉलो करना चाहिए। मतलब अगर ए कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन ई तक पहुंचनी है तो क्या होगी, वो स्केलर चेन को फॉलो करते हुए पहुंचेगी। ए विल गिव द इन्फॉर्मेशन टू बी, बी विल इन्फॉर्म टू सी, सी विल इन्फॉर्म टू डी एंड डी विल इन्फॉर्म टू ई। इन द सेम वे वही हायरार्की यहाँ पे फॉलो होगी। ए एफ को इन्फॉर्म करेगा, एफ जी को, जी एच को, एच आई को इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, लेकिन स्केलर चेन का एक बड़ा ड्रॉबैक था कि जब हम इन्फॉर्मेशन को टॉप से बॉटम तक फ्लो कराते हैं तो कई बार मैसेज क्या होता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है। डिस्टॉर्टेड मतलब सर हो सकता है जितनी बात ए ने बी को बताई उसका आधा ही बी क्या करे, सी को कम्युनिकेट कर पाए, सी उसका आधा क्या करे, डी को कम्युनिकेट कर पाए, और डी क्या करे, मैटर को थोड़ा चेंज करके अपनी तरफ से और मैनिपुलेट करके ई को कम्युनिकेट करे। तो दिस इज़ व्हाट द ड्रॉबैक ऑफ द स्केलर चेन। लेकिन हाँ, उसका साथ एक फ़ायदा भी होता है स्केलर चेन का प्रिंसिपल का। वो फ़ायदा ये है कि जब हम स्केलर चेन को फॉलो करते हैं तो टॉप टू बॉटम तक जितनी भी मशीनरी इन्वॉल्व होती हैं उन सबको क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में फ्लो हो रही कम्युनिकेशन का नॉलेज होता है ना। कोई भी बीच का एलिमेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से स्किप हो सकता नहीं है अगर स्केलर चेन को ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए तो। ठीक है, और स्केलर चेन का एक सब्स्टिट्यूट है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं गैंग प्लैंक। याद रखना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स से पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज गैंग प्लैंक, GANG गैंग, PLAN के प्लैंक। तो गैंग प्लैंक क्या है, गैंग प्लैंक इज एन स्पेशल अरेंजमेंट विच इज यूज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, कई बार हम स्केलर चेन को फॉलो ना करके इमरजेंसी की सिचुएशन में क्या करते हैं, एक स्पेशल प्लान को फॉलो करते हैं जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक क्या कहता है कि अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है तो 2 इंडिविजुअल जो कि सेम लेवल ऑफ हायरार्की पे हैं, ध्यान से मेरे को सुनिएगा, 2 इंडिविजुअल जो कि क्या है, जो कि सेम लेवल ऑफ हायरार्की पे हैं, वो क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी की सिचुएशन में आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं बिना स्केलर चेन को फॉलो किए। वो जो वहाँ पे कम्युनिकेशन चेन है ना, जैसे ई को कोई इन्फॉर्मेशन देनी आई को, तो स्केलर चेन को फॉलो करेंगे तो ई डी को, डी सी को, सी बी को, बी ए को, और फिर यहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुँच पाएगी, ए एफ को, एफ जी को, जी एच को, एच आई को देगा। ठीक है, ये तो स्केलर चेन की बात हो गई। लेकिन इमरजेंसी की सिचुएशन में अगर इतने लंबे प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हो सकता है सर इंसिडेंस टेक प्लेस कर जाए और बिजनेस को काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाए। तो ऐसी इंसिडेंट से बचने के लिए, ऐसे लॉसेस से बचने के लिए हमने अरेंजमेंट किसका किया हुआ है, अरेंजमेंट होता है गैंग प्लान का, जहाँ पे 2 इंडिविजुअल जो कि, याद रखना, 2 इंडिविजुअल जो कि सेम लेवल ऑफ हायरार्की पे काम कर रहे हैं वो आपस में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी। दिस इज अबाउट द गैंग प्लान। एंड द सेकेंड प्रिंसिपल इज व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव।
एज पर दिस प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव सर, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन में दो लोग हैं। मैंने एम्प्लॉयर को YER से रिप्रेजेंट किया और एम्प्लॉई को YEE से रिप्रेजेंट किया है। तो एज पर दिस प्रिंसिपल it is being emphasized by the Fayol that employer must create an atmosphere in the organization and provide an opportunity to the employee so that employee can participate in the management decision making functioning, है ना। इसमें कहा गया, फ्योल ने क्या कहा कि एम्प्लॉयर एक ऐसा एटमॉस्फेयर ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करे कि एम्प्लॉय जो है वो क्या हो, वो फ्री हो और वो अपने सजेशन को क्या करें, वो अपने सजेशन को एम्प्लॉयर को दे सकें। Some of worker participation in management is also the example of principle of initiative. Worker participation in management, जहाँ पे एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉयर अपॉर्चुनिटी देता है किसको, एम्प्लॉय को, ताकि एम्प्लॉय अपने सजेशंस क्या करें, एम्प्लॉयर को दे पाए। फ्योल ने आगे भी कहा कि ये डिपेंड करता है कम्प्लीटली एम्प्लॉयर पे कि ये जो सजेशन है किसके, एम्प्लॉय के। ये जो एम्प्लॉय का सजेशन है ये एम्प्लॉय पर डिपेंड करता है कि वो उसको ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे इम्प्लीमेंट करे कि ना करे। इम्प्लीमेंटेशन से पहले एम्प्लॉयर डिसाइड कर ले कि एम्प्लॉय का सजेशन से क्या वास्तव में ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होने वाला है कि नहीं। अगर एम्प्लॉयर को ऐसा लगता है कि फ़ायदा होगा तभी उसके सजेशन को क्या किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाए। अदरवाइज इनके सजेशन को ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर मैं एम्प्लॉय के पॉइंट से बात करूं तो एम्प्लॉय को बुलाना और उनके सजेशन को लेना ही एम्प्लॉय के क्या है, एम्प्लॉय के इज़ अ मैटर ऑफ सेटिस्फैक्शन फॉर देम। ठीक है, एम्प्लॉय इसी चीज़ में सेटिस्फाई होता है और क्या करता है, अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर हमने टारगेट सेट किया है एम्प्लॉय से कंसल्ट करने के बाद एम्प्लॉय के सजेशन के अकॉर्डिंग, तो उस सिचुएशन में एम्प्लॉय भी क्या करता है, एम्प्लॉय भी अपना बेस्ट देता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के सेट टारगेट को अटेन किया जा सके। दिस इज व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव इज। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या कहता है, दैट डिस्क्रिमिनेशन शुड नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड एंड सेक्स, है ना। कई बार क्या होता है, एम्प्लॉयर क्या करता है सर, अपने एम्प्लॉय में डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, कोई एम्प्लॉय उसके रीज़न का है या उसके रिलीजन का है, ठीक है, तो उसको क्या करता है, उसको ज़्यादा फेवर करता है और बाकियों को क्या करता है, फेवर नहीं करता है। तो अगर एम्प्लॉयर या मैनेजर इस तरह के बिहेवियर को ऑप्ट करता है, ठीक है, तो जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या होते हैं, वो डिससेटिस्फाइड होते हैं। और अगर एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई है तो ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग प्रॉपरली परफॉर्म की जा सकती नहीं है। तो इक्विटी क्या कहता है, इक्विटी कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन शुड नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड एंड एक्सेट्रा, है ना। इन सब बेसिस पे, इन सब ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे लीव, एक एग्जांपल रखता हूँ, लीव रूल्स, ठीक है, लीव के लिए जो रूल्स हैं, ठीक है, वो सबके लिए एक समान होने चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, वो सबके लिए क्या होने चाहिए, वो सबके लिए एक समान होने चाहिए। जो रूल्स बना दिया गया है वो रूल्स ऑर्गेनाइजेशन पे हर इंडिविजुअल क्या करे, टॉप टू बॉटम सब के सब फॉलो करे। हम कई बार प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को कंफ्यूज करते हैं और हम सोचते हैं कि जो टॉप लेवल का आदमी है और जो प्यून है सबकी वेजेस सैलरी एक बराबर हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या कहता है, वो सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एम्प्लॉय में। एम्प्लॉयर किसी भी तरह का या मैनेजर किसी भी तरह का अपने एम्प्लॉय से डिस्क्रिमिनेशन ना करे। ऐसा ना हो कि किसी ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ को या किसी एम्प्लॉय को फेवर करे और बाकियों को फेवर ना करे, क्योंकि अगर मैनेजर इस तरह के बिहेवियर को आउट करता है तो बाकी एम्प्लॉय जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिससेटिस्फाई होते हैं। और कई बार तो हम प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को कन्फ्यूज़ कर देते हैं फेयर रेम्यूनरेशन से। मैंने प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन को प्रीवियस वीडियो में बताया है, जहाँ पे बात किसकी की, वेजेस की वेजेस कैसे होने चाहिए, प्रोविजन ऑफ द एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव वेज रेट होने चाहिए। ठीक है, वेज जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। वहाँ पे हमने बात की वेजेस की। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी वेजेस पे फोकस नहीं करता है। प्रिंसिपल इक्विटी फोकस कर रहा है किस चीज़ पे, कि आप एम्प्लॉयज़ में आपस में किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। कई बार एम्प्लॉय क्या करता है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो करता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो किया जाएगा तो गुड कॉन्फ्लिक्ट बड़े कॉमन से हो जाएंगे, जिससे की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग एडवर्सली अफेक्टेड होने लग जाती है। इसीलिए फ्योल ने कहा कि भाई किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन आपस में ना करे एम्प्लॉय से। Hopefully principle of equity is clear. Next is what? Next is stability or tenure of person. Now try to understand what is the meaning of stability or tenure of person. ये प्रिंसिपल जो मोटी बात क्या कहता है, that the job of the employee must be made permanent in nature, है ना। Frequent transfers,
परमानेंट नेचर का मतलब क्या है कि सर अगर कोई एम्प्लॉई एक बार ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेता है, तो उसकी जो जॉब है वो क्या हो, वो सिक्योर हो जाए। ठीक है, कई बार एम्प्लॉय फ्रीली ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं परफॉर्म कर पाता, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ रिट्रेंचमेंट और टर्मिनेशन। नया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन तो करता है, लेकिन वो फ्री होकर फ्रैंक होकर ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को परस्यू नहीं कर पाता, क्योंकि उसके दिमाग में एक डर होता है कि कहीं उसका एम्प्लॉय उसको नौकरी से निकाल ना दे। तो वही बात फ्योल ने की, दैट स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, कि अगर आपने किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट कर लिया तो आप उसकी जॉब को क्या करो, आप उसकी जॉब को परमानेंट नेचर का बनाओ। ठीक है, उसकी जॉब परमानेंट करो, उसको जल्दी बड़ा फ्रीक्वेंट टर्मिनेट ना करो। फ्योल ने आगे भी कहा कि एज फार एज पॉसिबल ये जो डिसमिसल या टर्मिनेशन होता है, इसको ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने कहा कि ये जो फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र है इसको भी क्या करो, इसको अवॉइड करो। बिकॉज रीज़न क्या है, रीज़न ये है दैट इन एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन इज़ अ टीम वर्क। जो प्रोडक्शन है ना वो क्या है, वो ग्रुप एक्टिविटी, वो टीम वर्क है। और अगर ग्रुप के मेंबर लगातार चेंज होते चले जाएंगे तो क्या होगा, ग्रुप डायनेमिक्स ख़त्म हो जाएगा और ग्रुप की वर्किंग ठीक से परफॉर्म की जा सकेगी नहीं, है ना। दिस इज व्हाट बीइंग स्टेट इन द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी और टेन्योर ऑफ पर्सनल। तो ये जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी और टेन्योर ऑफ पर्सनल है, ये दो चीज़ फोकस कर रहा है। पहला चीज़ क्या कि एम्प्लॉय की जॉब कैसे की जाए, वो परमानेंट नेचर की कर दी जाए। और दूसरा क्या कि जो फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र है उसको क्या करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, परमानेंट नेचर की जॉब करने से फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि एम्प्लॉय फ्रीली और फ्रैंकली ऑर्गेनाइजेशन में अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा। और ट्रांसफ़र को रिस्ट्रिक्ट क्यों करना चाहिए, फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र होता है तो एम्प्लॉय को नई जगह पे एडजस्ट करने में टाइम लगता है, और साथ साथ उस पूरे ग्रुप को भी नए एम्प्लॉय के साथ एडजस्ट करने में टाइम लगता है। जब तक नए एम्प्लॉय का नई जगह पे और उस ग्रुप का नए एम्प्लॉय के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो पाता, तब तक ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ है, ग्रुप एक्टिविटीज़ है, वो क्या होती है, वो एडवर्सली अफेक्टेड होती रहती है। तो स्टेबिलिटी और टेन्योर ऑफ पर्सनल पे इसलिए फोकस किया गया कि उसकी जॉब को परमानेंट किया जाए और फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र को क्या किया जाए, अवॉइड किया जाए। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ, नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। नाउ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एम्फसाइज व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एम्फसाइज दैट देयर शुड बी अ सिस्टमैटिक, प्रॉपर एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट। देखो, प्रॉपर, सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल एंड द सोशल फैक्टर। ठीक है, प्रिंसिपल ऑर्डर क्या फोकस करता है, प्रिंसिपल ऑर्डर फोकस करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। किसका, फिजिकल और सोशल फैक्टर का, फिजिकल फैक्टर्स और सोशल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर मीन्स व्हाट सर, मटेरियल्स, मशीन इनका, और सोशल फैक्टर मीन्स वर्क फोर्स का। इनका प्रॉपर अरेंजमेंट मीन्स सर फिजिकल फैक्टर्स मीन्स मटेरियल का या मशीन का प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। ठीक है, और मटेरियल्स को, टूल्स को, इम्प्लीमेंट को या मशीनरी को यूज़ करने के बाद उसी प्रॉपर प्लेस पे क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। एंड सेम इज़ द केस विद द सोशल फैक्टर कि जो वर्क फोर्स है इनका भी प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, और ये रूटीन बेसिस पे जब ऑर्गेनाइजेशन में अपनी वर्किंग को परफॉर्म करें तो अपने निर्धारित जगह पे, अपने स्पेसिफाइड प्लेस पे बैठ कर क्या करें, अपनी वर्किंग को परफॉर्म करें। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि अगर मशीन या इम्प्लीमेंट्स का, टूल्स का प्लेस डिटरमाइंड है पहले से, तो मशीन या इम्प्लीमेंट्स को, टूल्स और इक्विपमेंट को यूज़ करने के बाद उनको उसी स्पेसिफिक प्लेस पे रखा जाएगा, और नेक्स्ट टाइम जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो इनको ढूंढने में टाइम की वेस्टेज नहीं होगी। सेम इज द केस इज द सोशल फैक्टर्स ऑल्सो, कि अगर हर एम्प्लॉय जो कि ऑर्गेनाइजेशन में है उसकी पहले से जगह निर्धारित है और वो उसी स्पेसिफाइड प्लेस पर रहकर क्या करता है, अपनी सारी की सारी वर्किंग को परफॉर्म करता है, तो उस इंडिविजुअल को ट्रेस करने में या उसको ढूंढ के किसी तरह के ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शन देने में, ठीक है, किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी नहीं, और ऑर्गेनाइजेशन की जो रिसोर्सेज है, जो टाइम है, उसका वेस्टेज भी एलिमिनेट होगा, उसका वेस्टेज भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जाता है या ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का वायलेशन होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे दैट अ लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज विल बी वेस्टेड ओनली इन द सर्च ऑफ दीज फिजिकल रिसोर्सेज एंड द सोशल रिसोर्सेज। Hopefully this principle is clear to you all. Now the next principle is what? The principle of spirit the corp. Spirit, several times is also known as spirit the corporation, or it is also known as
unity is strength. As per this principle, it is being emphasized by Fjoll that all the workers who are working in an organization must unite their effort for the attainment of organization goals and objective. इस प्रिंसिपल में फ्योल ने इंसिस्ट किया कि हर वो एम्प्लॉय जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय वो सब क्या करें, वो सब के सब अपनी एफर्ट को ऑर्गेनाइज करें, ठीक है, डायरेक्ट करें इन अ सिंगल डायरेक्शन, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. यूनिटी इज स्ट्रेंथ. मतलब हर एम्प्लॉय क्या करे, आपस में मिलजुल के काम करे, ठीक है. पहले कई बार क्या होता था, ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयर होता था, जो मैनेजर होता था, वो क्या करता था, वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को ऑप्ट करता था. लेकिन फ्योल ने इंसिस्ट किया, स्पेशली कहा कि जो प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड रूल है, जो पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल की, ऐसी पॉलिसी को अवॉइड करना चाहिए और यूनिटी स्ट्रेंथ के प्रिंसिपल के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग होनी चाहिए. स्प्लिट द कॉर्प के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग होनी चाहिए. इसका मतलब क्या है, मैं तुमको एक एग्जांपल्स को समझाता हूँ. कॉर्पोरेशन कैसे इन्हेंस होता है. कॉर्पोरेशन कुछ इस तरीके से इन्हेंस होता है कि मान लो अगर किसी डिपार्टमेंट का टारगेट सेट किया गया 100 यूनिट का, मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टारगेट सेट किया गया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगी, एक स्पेसिफिक पीरियड में 100 यूनिट्स के आउटपुट को प्रोड्यूस करेगी. और अगर इस डिपार्टमेंट में 10 एम्प्लॉयज़ आर देयर, तो ईच एम्प्लॉय कितना यूनिट्स आएगा, 10 यूनिट पर एम्प्लॉय होगा ना. अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टारगेट सेट किया कि वो एक स्पेसिफिक पीरियड में 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करेगा, एंड इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओनली 10 एम्प्लॉयज आर देयर, तो ईच एम्प्लॉय कितना यूनिट होगा, 10 यूनिट आएगा. मतलब अगर हर एम्प्लॉय 10-10 यूनिट को बनाए तो 10 एम्प्लॉय मिलकर क्या करेंगे, 100 यूनिट को बना लेंगे. अगर मान लो क्या होता है, मिस्टर ए ने अपने टारगेट को अटेन कर लिया है, जबकि मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर बी थोड़ा स्लो जा रहे हैं और उसने सिर्फ 8 यूनिट को प्रोड्यूस किया, अभी 2 यूनिट प्रोड्यूस नहीं हुआ है. क्योंकि मिस्टर ए ने अपने टारगेट को अटेन कर लिया है, तो एज पर द प्रिंसिपल ऑफ स्प्लिट द कॉर्प, ए क्या करे, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि ए क्या करे, ए बी को असिस्ट करे ताकि बी भी क्या करे, बी अपनी 2 यूनिट का प्रोडक्शन और पूरा करके अपने टारगेट को अटेन कर ले. और जब बी का टारगेट अटेन हो जाएगा तो अपने आप क्या होगा, अपने आप सर जो ग्रुप गोल है, ग्रुप का टारगेट है, वो अटेन हो जाने लगेगा. यही हमारा कहता है द प्रिंसिपल ऑफ स्प्लिट द कॉर्प, दैट यूनिटी इज स्ट्रेंथ.